फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 जो है आपका ट्रायंगल्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपके प्रीवियस क्लासेस के अंदर आते हैं, 6th क्लास 7th 8th 9th क्लास के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें यूज होएगी। अगर उनके बारे में डिटेल के अंदर आपको नॉलेज नहीं होगी फिर क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ये मानता ही नहीं कभी भी कि बच्चे ने 6th क्लास का मैथ पढ़ लिया तो उसको फिर वो 7th क्लास में भी आता होएगा। इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है, जो बेसिक टर्म्स होती है, फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे मैं आज के लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। आज का लेक्चर कोई भी बच्चा मिस मत करना, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अगर आपने नहीं सीखा तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से देखो इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है तो इसका मतलब ट्रायंगल्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज होने वाली है। ट्रायंगल 6 तरह की होती है टोटल। एक तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल का नाम हम दे सकते हैं उनकी साइड्स के बेसिस पे। साइड्स को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को समझ आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ किसका होता है, टर्म्स का होता है। जैसे साइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, और एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। सिर्फ इतना ही तो फर्क है। बाकी तो ये लाइन आपको सबको समझ आ ही जानी चाहिए कि भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने तरह की होती है और एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल कितने तरह की होती है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये वन नहीं है, इसको क्या कर लो आप बच्चों, काट के ऑन कर लो, ये है ऑन। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप की होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ये कोई नई बात तो है नहीं, इसलिए मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिख दिया, आप पढ़ लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। और स्केलन, स्केलन का मतलब होता है जिसमें सारी की सारी साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे एक साइड मान लो 3 सेंटीमीटर है, एक 4 है और एक 5 है, तो ये ट्रायंगल क्या होगी, आपकी स्केलन ट्रायंगल होगी। तो ये 3 ट्रायंगल होती है साइड्स के बेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल 3 टाइप की होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अक्यूट में तीनों के तीनों एंगल कितने होते हैं, अक्यूट। अक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90। अक्यूट का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो। और ऑब्टूज एंगल में क्या होता है, एक एंगल ऑब्टूज होता है। ऑब्टूज का मतलब क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट जो है 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन लेस हो किससे, 180 डिग्री से। क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम ही कितना होता है, 180 होता है। तो एक एंगल क्या होगा, ऑब्टूज होगा। उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्टूज एंगल्ड ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये होती है न्यून कोण त्रिभुज, ये होती है समकोण त्रिभुज। अब ये तीनों के तीनों एंगल की मैंने डेफिनेशन दे दी, आपको बता दिया। राइट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, इनकी डेफिनेशन लिख दी और आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। राइट एंगल का जो सिंबल होता है आपको पता है हमेशा ही आप कैसा यूज करते हो मैथमेटिक्स में, ये वाला सिंबल, ठीक है। इस सिंबल को लगाने का मतलब ही है, आप ये कह रहे हो कि ये एंगल कैसा है, राइट एंगल है। अब सेकंड वाली ट्रायंगल में देखो, ये 3 एंगल है, इसको एंगल को नाम 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों के तीनों क्या है बताओ, ऑल आर अक्यूट एंगल्स। यानी कि तीनों की जो मेजरमेंट है ना, वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। इसमें ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 1, ये एंगल 1 क्या है बताओ, मोर देन 90 डिग्री है। ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा है। क्योंकि देखो इस लाइन को अगर हम ऐसे स्ट्रेट खींच देते तो ये 90 बन जाता, और अगर बाहर जाएंगे इस लाइन से तो वो 90 से क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये तीनों तरह के मैंने आपको एंगल समझा दिए हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपने सारी कभी ना कभी पढ़ी होगी, बस आपको क्या हो जाएगी, याद आ जाएगी, रिमाइंड हो जाएगी। फिर ट्रायंगल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये होता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस के अंदर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि अगर मान लो एक ट्रायंगल में आपको ये गिवन है कि ये 2 एंगल इक्वल है, कौन कौन से, एंगल बी और एंगल सी। तो आप क्या किया करो, एंगल बी के सामने, एंगल बी के सामने देखो ये साइड है, और एंगल सी के सामने ये साइड है, कौन सी, ए बी।
अगर ये दो एंगल इक्वल है ना, इनके जो सामने वाली साइड्स होती है ना, वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। इफ का मतलब क्या होता है, अगर। देन का मतलब क्या होता है, तब। यानी कि अगर एंगल ए और बी, एंगल बी और सी इक्वल है ना, तो ए सी और ए बी भी 100% इक्वल होगी ही होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। देखो, ये चीज आपको लिखनी आए चाहे ना आए, पेपर में ब्रैकेट के अंदर आप ये तो लिख ही सकते हो ना कहीं पे भी, अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। या फिर इंग्लिश लिखनी आती है, आप लिख दो कि जो ओपोजिट एंगल होते हैं उनके ओपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। ओपोजिट का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, सामने वाली। ओपोजिट को क्या बोलते हैं, सामने वाली। और सामने वाली का मैथमेटिकल नाम होता है सम्मुख। उसको क्या बोलते हैं हम, सम्मुख बोलते हैं। ये तो आम भाषा का वर्ड है सामने वाली, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर इसका नाम क्या है, सम्मुख, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, यानी कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। एक मैं और इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने PQR। नाम कुछ भी हो सकता है ट्रायंगल का। और मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो आप मेरे को ये बताओगे इसमें साइड्स कौन सी इक्वल होगी। इफ एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। देन देखो, तरीका बताता हूँ आसानी से आपको याद रखने का। एंगल P है ना, इसके ऑपोजिट में साइड देख लिया करो, कौन सी मिलेगी आपको, QR। एंगल Q है ना, Q के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, Q के सामने कौन सी साइड है, PR। तो ये क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। यानी कि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनके सामने सामने वाली साइड देख लिया करो, वो भी क्या होगी, दोनों साइड इक्वल होगी। जैसे देखो, तीन वर्टिसेस है PQR। और तरीका बता देता हूँ आसान आपको सोचने का। अगर एंगल P है तो P को छोड़ दो, साइड का नाम क्या होगा, QR, है ना। अगर एंगल Q है तो Q को छोड़ दो, साइड का नाम क्या होगा, PR। वही मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि Q के सामने जो साइड होगी उसमें Q थोड़े आएगा, उसमें तो क्या आएगा, सिर्फ P और R आएगा ना। तो बिना देखे भी आप जो है ना इसको बता सकते हो। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, अभी हमारी क्या थी, अगर दो एंगल सेम है तो उनके सामने वाली साइड सेम होगी। इसका उल्टा सीख लो, अगर ये दो साइड सेम है, ये दो साइड क्या है बच्चों आपकी, इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी कि अगर कोई आपसे ये कह दे कि ये दो साइड क्या है, इक्वल है, जो मैंने टिक कर रखे हैं, तो बताओ कौन कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। तो आप तुरंत कह देना कि AB अगर साइड है ना, तो AB के सामने एंगल कौन सा है, देखो एंगल C। यानी कि AB के सामने वाला एंगल ले लो, कौन सा, एंगल C। और AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। या फिर P इक्वल टू C कह लो या C इक्वल टू B कह लो, दोनों का एक ही तो मतलब है। ये आप बोल देना। ठीक है, आसान तरीका क्या है, साइड अगर AB है तो आपको पता है इसके सामने जो भी एंगल होगा वो C होगा। क्यों, क्योंकि उसमें ना तो A आएगा और ना ही B आएगा। तो AB के सामने कौन सा एंगल होगा, C। और AC, देखो तीन वर्टिसेस है ABC, AC तो यहाँ पे आ गया, A और C, तो फिर क्या रह गया, B रह गया। तो यहाँ पे क्या लिख देना, B लिख देना। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम के अंदर आपकी गलती ना हो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि AB के सामने एंगल कौन सा है। मैं कहता हूँ ABC तीन वर्टिसेस है, अगर साइड आपकी AB है ना, तो एंगल इसके सामने कौन सा होगा, एंगल C होगा। बस इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल के अंदर। अब देखो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। एक ट्रायंगल से रिलेटेड काफी सारी टर्म होती है। जैसे मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ, छोटी क्लास से ही हम सीखते आए हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास में आ जाती है ये चीजें, कि एक ट्रायंगल है, मान लो इसकी कितनी साइड्स होती है, आपको पता है, तीन साइड्स होती है। साइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजाएं। इसकी तीन साइड होती है, कौन कौन सी, एक AB, एक BC और एक CA या AC होती है। और दूसरे नंबर पे क्या होती है बताओ, इसके तीन एंगल्स होते हैं। तीन एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण। इसके तीन एंगल्स होते हैं, कौन कौन से, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये होते हैं। तो ये दो मेन चीज होती है। और तीसरी एक चीज और होती है, इसके तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष या शीर्ष बिंदु बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। वर्टिसेस का क्या मतलब होता है, ये किनारे, पॉइंट्स जो होते हैं ये वाले। यानी कि ये A, B और C, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर
इन तीनों चीज़ों की नॉलेज तो आपको होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, उनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में काम आएगी वो है मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर्स। एक एक चीज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मीडियन क्या होती है, फिर ऑल्टीट्यूड क्या होता है और फिर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो पहले हम सीखते हैं मीडियन क्या होती है। ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। जो बच्चे 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये सेंट्रोइड लर्न कर लेना कि एक ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, तीनों की तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पे वो आपस में मिलती है ना, उस पॉइंट का नाम होता है क्या, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। बाकी ये दो चीज़ें लिखने की आपको नीड नहीं है क्योंकि ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास का स्टूडेंट सिर्फ जो है वो सिर्फ ये पहला पॉइंट लिख लेना, कौन से वाला, 3 मीडियन जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। इट मीन्स all 3 medians of a triangle intersect at a common point and that common point is called centroid which is called केंद्रक in हिंदी। ये है। अब मैं एक एक चीज करके आपको बताता हूँ कि मीडियन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, डेफिनेशन से ज्यादा आपको शक्ल याद होनी चाहिए मीडियन की कि मीडियन होती क्या है। ये एक ट्रायंगल है, LMN कुछ भी नाम दे दो। ये एक मैंने इस वर्टिसिस से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ये लाइन सेगमेंट ऐसा है, मान लो ये पूरी साइड 8 थी, ये सामने वाली जो साइड है ना MN, ये कितनी है आपकी 8 है, और ये मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि 4 सेंटीमीटर ये हो गया और 4 सेंटीमीटर ये हो गया। तो फिर ये जो LO है ना, ये LO ये क्या कहलाएगी आपकी, मीडियन कहलाएगी। मीडियन का मतलब क्या हो गया, जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बस वही लाइन क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, ऐसे ही देखो ये सिंबल किसके होते हैं पता है ना आपको, इक्वल इक्वल सिंबल लगाने का मतलब क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC और ये पॉइंट है D, ये इक्वल सिंबल लगाने का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि B से लेके D और D से लेके C ये दोनों साइडें क्या है आपकी, इक्वल है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी फिर आपकी 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैंने ये सिंबल लगा रखे ना इक्वल, इसका मतलब क्या है, N से लेके O और O से लेके M ये दोनों चीजें क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो फिर मीडियन की डेफिनेशन क्या हुई आप मेरे को ये बता दो। अब मैं उसी पेज पे लिखता हूं पहले मीडियन, यानी कि पहले मैंने डेफिनेशन इसलिए नहीं समझाई कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। मीडियन क्या होती है, ओपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है वो ओपोजिट साइड को क्या करता है बताओ मेरे को, बाइसेक्ट करता है। यानी कि मैं सिंपल लिख रहा हूं, ये किसी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है यानी कि, और ओपोजिट साइड को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बस ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि ओपोजिट साइड को क्या करती है ये बच्चों, बाइसेक्ट करती है, क्योंकि बाइसेक्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन 2 इक्वल पार्ट्स, उसको बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो मैंने एग्जाम्पल देके बता दिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ट्रायंगल के अंदर कितनी मीडियन होती है, 3 होती है। ए ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस। कितनी मीडियन होती है बच्चों, 3 मीडियन होती है, और तीनों की तीनों मीडियन है ना एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, इसकी मीडियन, ये मीडियन क्या होगी आपकी D यानी कि CD, और ये कितनी होगी आपकी AE, ये पॉइंट है E, और ये B से लेके F, ये तीनों क्या है आपकी मीडियन है। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, A से लेके E, B से लेके आपकी कौन सी है देखो, B से लेके F, और C से लेके कौन सी है D। These are मीडियंस। ये तीनों की तीनों क्या है बच्चों आपकी मीडियन है, और ये मीडियन तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट का नाम होता है आपका क्या, सेंट्रोइड। क्या होता है, सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ऑफ 3 मीडियंस। पेपर में
आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है क्वेश्चन कि तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, सेंट्रोइड। हिंदी में क्या बोलोगे, केंद्रक, जो मैंने पीछे पेज पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये तीन क्या होती है, मीडियन। इसने सिंबल भी लगा रखे हैं कि ये दो साइड आपस में क्या है, इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल है, और ये आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे मान लो आपको कोई ये कहे कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 3। अगर मान लो ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। ये मान लो 6 है तो ये भी कितनी होगी, आपकी 6 होगी, ठीक है। इस तरीके से आप मीडियन का कॉन्सेप्ट सीख गए कि 3 मीडियन होती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है वो मीडियन, और तीनों मीडियन आके एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती है, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, ठीक है। आप डायग्राम ऐसे बनाओगे अपनी नोटबुक में, यानी कि जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, सारी की सारी चीजें आज आपको कॉपी करनी है। एक मीडियन ये होगी, पहले नाम दे देना ट्रायंगल का ABC, इसको नाम दे दो कुछ भी, P नाम दे दो। एक यहाँ से ड्रॉ कर देना, मान लो Q नाम दे दो, और एक यहाँ से आप ड्रॉ कर देना C पॉइंट से, लेकिन वो इसी पॉइंट से होके पास होनी चाहिए, इसी पॉइंट से, ठीक है। इसको क्या नाम दे देना, R। तो यहाँ पे A से लेके P, B से लेके Q और C से लेके R, दीज आर 3 मीडियंस। ये क्या होती है बच्चों, 3 मीडियंस होती है, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, मीडियन होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी एक ही होती है इसकी कि अगर मान लो कोई आपको ये कहे कि AP मीडियन है, तो आप कह देना कि ये दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी, बस इतनी ही प्रॉपर्टी यूज करनी है मीडियन की। अब देखो ये मीडियन होगी। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं, शीर्ष लंब। ऑल्टीट्यूड को बोलते हैं शीर्ष लंब। देखो मीडियन और ऑल्टीट्यूड में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाएगा। मान लो ये ट्रायंगल है क्या, ABC, और ये पॉइंट है आपका, मान लेते हैं D। मीडियन क्या होती थी, देखो मैं पहले आपको मीडियन समझा देता हूँ फिर से एक बार। मीडियन यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो दिखे कि वो सामने वाली लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये क्या है, मीडियन है, ABCD, यानी कि BD और DC अगर इक्वल हो जाए, अगर BD और DC इक्वल हो जाए, देन हम क्या कहते हैं, AD इज कॉल्ड ए मीडियन। यही तो होती है मीडियन की प्रॉपर्टी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो दो एंगल बने हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, ये 90-90 के हो, ये जरूरी नहीं है। बस जरूरी क्या है मीडियन के लिए कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये एंगल 1 लिख लो, ये एंगल 2 लिख लो। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट नेसेसरली टू बी 90 डिग्री, यानी कि हिंदी में भी लिख देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 का 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे सीखोगे ना तो प्रॉपर्टी याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मीडियन की सिर्फ एक ही खास बात होती है कि वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन जो एंगल बनेंगे ना ये दोनों, ये जरूरी नहीं है। ये कोई नहीं कहता आपको कि ये 90-90 के होते हैं या होने चाहिए, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये हो सकता है 100 डिग्री का हो और ये हो सकता है 80 डिग्री का हो, ठीक है। हाँ, दोनों का सम तो 180 होता है, लीनियर पेयर, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों कितने कितने के हो, 90-90 के हो। अब आपको ऑल्टीट्यूड समझ आएगा। ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। सामने वाले वर्टेक्स से ये हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये जो सामने एंगल आके बने ना, ये 90 का बने। अच्छा, ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, क्योंकि देखो एक लाइन होती है ये, ठीक है। इस पे आप ये लाइन ड्रॉ कर दो, इस एंगल का और इस एंगल का सम हमेशा ही कितना होता है आपका, 180 होता है। इसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर, मैं आगे बताऊंगा आपको ये भी। लीनियर पेयर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है हमेशा, ये वाला 180 का होता है ना, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो मैं ये कहता हूँ ऑल्टीट्यूड में क्या खास बात होनी चाहिए कि ये सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि दोनों एंगल 90-90 के होने चाहिए। अच्छा, अब आप एक बात सोचो, ऑल्टीट्यूड के लिए क्या ये जरूरी है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो।
आप कहोगे जी नहीं, ये देखने से इक्वल नहीं लग रहे, ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है। तो मैं कहता हूं जैसे मीडियन के लिए जरूरी क्या था, ये दोनों पार्ट इक्वल हो, वैसे ही ऑल्टीट्यूड के लिए जरूरी क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का हो, ये वाला एंगल 1 और 2। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड भी क्या हो, आपकी इक्वल हो। तो ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या हुई फिर, एंगल 1 और एंगल 2 ये 90 डिग्री होने चाहिए, होने चाहिए। बट बट बीडी, ये जो बीडी है एंड डीसी, जो ये डीसी है, बीडी और डीसी आर नॉट नेसेसरली टू बी इक्वल। इसको हिंदी में लिख देना, बीडी और डीसी का इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो समझ गए आप, बीडी और डीसी का इक्वल होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है ऑल्टीट्यूड में, एंगल 1 और एंगल 2 का इक्वल होना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। और मीडियन में क्या जरूरी है, इन दोनों साइड्स का इक्वल होना, 1 और 2 एंगल का 90 डिग्री नहीं, बल्कि इन दोनों पार्ट्स का इक्वल होना। तो अब आपको मीडियन में और ऑल्टीट्यूड के अंदर आई थिंक डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अब देखो, एक ट्रायंगल की कितनी मीडियन होती है बताओ, 3। वैसे ही 3 क्या होते हैं ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 ही क्या होते हैं आपके ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। ये 3 ऑल्टीट्यूड है, देखो ये वर्टेक्स है मान लो ए, ये है बी और ये है सी। अब सामने वाली साइड्स के ऊपर हमने ए से लेके मान लो आपने डाल दिया पी, पी से लेके मान लो आपने डाल दिया क्यू और सी से लेके मान लो आपने डाल दिया आर। ऑल्टीट्यूड की पहचान होती है कि सामने वाली साइड के ऊपर वो 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक है। तो ये ऐसे सिंबल डाल दिया करो, क्योंकि ये सिंबल किसका होता है, आपका राइट एंगल का ही होता है ना। तो इस तरह से आप सिंबल डाल दो। तो यहाँ पे बताओ एपी, बी से लेके क्यू और सी से लेके आर, ये क्या है, आर 3 ऑल्टीट्यूड्स। ये तीनों क्या है बच्चों, तीनों ऑल्टीट्यूड है। अच्छा, ऑल्टीट्यूड भी तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, ये क्या होता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर किसी बच्चे को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड्स, कि ये इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और इसका एक स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इस पॉइंट का नाम क्या होता है बच्चों, ऑर्थो सेंटर होता है। हालांकि इतना जरूरी नहीं है 10th क्लास वाले बच्चे के लिए, फिर भी अगर मान लो किसी पेपर में आ गया तो आप कम से कम लिख तो सकते हो कि इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। ये नहीं है कि आपने एक ट्रायंगल बना दी, कोई भी ट्रायंगल हो चाहे किसी भी तरह की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऑल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर दिया ऐसा और एक आपने ड्रॉ कर दिया ऐसा अपनी मर्जी से, तो तीसरा ऑल्टीट्यूड जो है ना वो इस पॉइंट से होके ही जाएगा, 100% जाएगा, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ, तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से होके पास होंगे और इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। क्या होता है नाम बच्चों, ऑर्थो सेंटर। 3-4 बार नाम बोलोगे ना तभी आपको याद हो जाएगा। तो मीडियन मैंने आपको बता दिए, ऑल्टीट्यूड मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा और लास्ट टर्म इसके अंदर आते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो एंगल को बाइसेक्ट करे। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो। बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है 2, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि मैं ये कहूँ कि ABC एक ट्रायंगल है, ये जो रेड वाली लाइन है ना ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये 1 और ये 2 जो एंगल है ना वो क्या है, इक्वल है। मान लो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था, तो ये कितना है आपका 30 डिग्री और ये भी कितना है आपका 30 डिग्री। समझ गए, इफ पूरा एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, ए एंगल के 2 पार्ट बना दिए, एंगल 1 ये भी 30 होगा और एंगल 2 भी कितना होगा, 30। तो एंगल बाइसेक्टर की तो बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी होती है, ना तो हमें ये देखना कि ये सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाएगा या इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। एंगल बाइसेक्टर के नाम से ही क्लियर है कि ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, बाइसेक्ट
करेगा। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है, इसके अलावा इसकी और कोई खास बात नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, कोई नहीं बता सकता। ना कोई ये बता सकता कि ये वाला पार्ट कितना होगा और ये वाला पार्ट कितना होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है मैथमेटिक्स में। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको आप एंगल बाइसेक्टर कहोगे तो ये दोनों एंगल क्या कहने पड़ेंगे आपको, इक्वल कहने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन होती थी? आप कहोगे 3 मीडियन होती थी। एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड होते थे? आप कहोगे 3 ऑल्टीट्यूड होते थे। तो फिर एंगल बाइसेक्टर भी कितने होने चाहिए? 3। क्यों? एक यहाँ से और एक यहाँ से, तीनों से जाएगा, तो फिर 3 ही क्या होते हैं आपके एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये आप नाम दे दो, मान लो इस ट्रायंगल को ए, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ से कुछ भी लिख दो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखो, ये इसने बना रखे हैं, ये सिंगल सिंगल टिक है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। ये डबल टिक है, देखो इसके ऊपर डबल टिक है, इसका मतलब ये कह रहा है ये 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ये 3 टिक है, ट्रिपल टिक है ये, इसका मतलब है ये 5 और ये 6, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, इक्वल है। तो फिर इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसको आप है ना ऐसा करो, इसको नाम दे दो, ए के सामने वाले को पी नाम दे दो, बी के सामने वाले को क्यू नाम दे दो और सी के सामने वाले को आर नाम दे दो। तो आप क्या कहोगे, ए पी, पी क्यू और सी आर, आर 3 एंगल बाइसेक्टर्स। क्या है बच्चों, ये एंगल बाइसेक्टर्स है। कितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्रायंगल के? 3। और फिर वही खास बात होती है इनकी कि तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे आकर मिलते हैं। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं। ये क्या होता है बताओ, कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स। ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है क्या, इन सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, अंत्य केंद्र इसको बोलते हैं। याद रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे 10th क्लास के बच्चों के लिए तो कोई खास बात नहीं है। सिर्फ आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे काटती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। एक बार आप लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा। तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स के क्या होते हैं, स्पेशल नेम्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके आगे हायर क्लासेस के अंदर काम आते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, मीडियंस क्या होती है और ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। तो अब क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त जब मैं इन टर्म्स का यूज करूंगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, ये थे आपके ट्रायंगल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम तो ट्रायंगल है लेकिन इसमें क्वाड्रिलेटरल की भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है। स्टेप स्टेप पे क्वाड्रिलेटरल आपका काम आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल होती क्या है, हिंदी में सब बच्चों को पता है, इसको चतुर्भुज बोलते हैं। एनी 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड वाली कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन का मतलब हिंदी में लिख देता हूँ, बहुभुज होता है। किसी भी 4 साइड वाली पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या इसकी टर्म्स होती है। एक साइड होती है जिसको भुजा बोलेंगे, एंगल होते हैं, साइड और एंगल तो किस में होती थी बताओ, ट्रायंगल में भी होती थी। फिर इसमें क्या होते हैं आपके, डायगोनल होते हैं, विकर्ण बोलते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, तो इक्वल पार्ट्स में बांटना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन है मान लो ए बी और ये है आपका सी से लेकर डी, और अगर सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, इफ सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बता रहा हूँ, ये दो एंगल जो है ना ये क्या होंगे, 90 के होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब 90 के। बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एंड ए डी इक्वल टू होगा किसके, डी बी के। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन लिख लेना अपनी नोटबुक में और ये डायग्राम बना लेना इसके साथ, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में भी बांटे और परपेंडिकुलर भी हो, तो इसलिए इस लाइन सेगमेंट को, रेड वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें
जो भी थी मैंने सारी एक साथ लिख दी है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जैसे साइड कौन कौन सी होती है लिख दी मैंने, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। डायगोनल कौन से होते हैं, ये जो ओपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं, ए से लेके सी और बी से लेके डी, ये दो क्या होते हैं आपके डायगोनल। साइड्स कितनी होती है, 4। एंगल भी कितने होते हैं, 4। और डायगोनल कितने होते हैं, 2। एक पॉइंट और लिख लो, वर्टिसेज लिख लो। क्या लिख लो बच्चों, वर्टिसेज, शीर्ष या शीर्ष बिंदु जिसको बोलते हैं। वर्टिसेज इन पॉइंट्स को बोलते हैं, ए बी सी डी को, ठीक है। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेज। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ते हो कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेज होते हैं, पेंटागन के 5 होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये आप सीख गए कॉमन टर्म्स इसकी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं, जो बार बार यूज होएगी क्वेश्चंस के अंदर। ओपोजिट साइड किसको बोलते हैं, ओपोजिट को हिंदी में बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। ये होती क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप कोई भी एक क्या बना लो, क्वाड्रिलेटर बना लो, ये जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, कुछ कैसा भी 4 साइड वाली कोई भी एक शेप बना लो अपनी नोटबुक में, ए बी सी डी इसको नाम दे दो, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ इसमें ओपोजिट साइड कौन कौन सी है। ओपोजिट साइड्स आर, ओपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाली। हिंदी में तो इसको बोलते हैं सम्मुख भुजाएं, लेकिन आम लैंग्वेज के अंदर बात करें जिससे बच्चा आसानी से समझ आए तो उसको बोलते हैं आमने सामने वाली। जो साइड्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, कौन कौन से, देखो ये और ये, यानी कि ए बी एंड सी डी, ये दोनों साइड्स क्या कहलाती है आपकी, ओपोजिट साइड। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी ये अपने दिमाग में बात मत डालना कि ओपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अलग अलग टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टी को देख के हम देखेंगे कि कहाँ पे ओपोजिट साइड इक्वल होती है और किस में नहीं होती। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों के नाम ओपोजिट साइड होते हैं, इक्वल नहीं बता रहा मैं कि इक्वल होती है या नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये साइड और ये साइड, ऐसे ही ए डी एंड बी सी आमने सामने दिख रही है ना, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, इनको क्या बोलते हैं हम, ओपोजिट साइड बोलते हैं। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ओपोजिट साइड का मतलब क्या होता है। ओपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाली साइड, ये होगी। अब एक चीज और लिख लो आप, ओपोजिट एंगल्स भी लिख लो तीसरे नंबर पे। क्या लिख लो, ओपोजिट एंगल्स। हिंदी में लिख लो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ये लिख लो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब भी। अच्छा, ये फर्स्ट हो गया आपका ओपोजिट साइड्स। फिर मैं बताता हूँ एडजेसेंट साइड्स क्या होती है। एडजेसेंट साइड्स, ये टर्म्स है, इनकी डेफिनेशन है, आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि एडजेसेंट साइड होती क्या है ट्रायंगल के अंदर, कौन कौन सी होती है। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एडजेसेंट का मतलब होता है, देखो साइड्स कितनी होती है टोटल, 4 होती है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। एडजेसेंट का मतलब होता है जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है। जैसे ये ए बी है, देखो ध्यान से देखो, मैंने ये ए बी बनाई है और एक मैंने बी सी बना दी, ये दोनों क्या कहलाती है पता है, एडजेसेंट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एडजेसेंट, ए बी एंड बी सी। यानी कि आप ये मान लो ये ए बी, बी पे जाके खत्म होती है तो बी से जाके कौन सी स्टार्ट होगी, बी सी, ये होगी। 4 पेयर होते हैं इसके, ए बी एंड बी सी। अब और बताओ मेरे को, ये हो गया ए बी एंड बी सी, फिर बी सी से ही स्टार्ट करो, बी सी एंड सी डी, फिर सी डी से ही स्टार्ट करो, सी डी एंड डी ए, फिर डी ए से ही स्टार्ट करो, तो कौन सा होगा आपका, डी ए एंड ए बी। देख लो ये चारों के चारों क्या है, अलग अलग है। तो आपको ए बी बी सी, बी सी सी डी डी ए, डी ए बी, इन 4 पेयर को हम क्या बोलते हैं, दीज आर 4 पेयर्स, पेयर मतलब जोड़े, ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ये किसके जोड़े हैं, एडजेसेंट साइड्स के जोड़े हैं, ठीक है। और ऑपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं बता दो, ओनली 2 पेयर्स। ऑपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं, आपसे कोई पूछे क्वाड्रिलेटरल में, 2 पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पेयर। एडजेसेंट साइड के कितने पेयर होते हैं बच्चों, 4 पेयर होते हैं। अब बात आती है तीसरी, क्या, ओपोजिट एंगल्स। ओपोजिट एंगल्स, ओपोजिट एंगल्स को आम लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं आमने सामने वाले कोण, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सम्मुख कोण। आमने सामने
वाले कोण, जैसे आप मार्केट में जाते हो, बीच में रोड होता है, उस रोड के आमने सामने दो दुकानें होती है ना, एक इधर एक इधर, वैसे ही क्या होते हैं आपके ऑपोजिट एंगल होते हैं। आप क्या बना लो, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। ये हमने क्या बना दी बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल बना दी, ए बी सी डी। यहाँ पे आप बस मेरे को ये बता दो ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहलाएंगे, एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। एंड और इसी तरह से कोई बच्चा कहेगा सर अगर ए और सी को बोलते तो फिर इनको भी जरूर बोलते होंगे, इनको, है ना। इसी तरह से एंगल बी एंड एंगल डी आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट को मतलब क्या होता है, सम्मुख, इनको सम्मुख कोण कहा जाता है। एक को मैं हिंदी में लिख देता हूं, एंगल ए एंगल सी को सम्मुख कोण कहा जाता है। इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी को सम्मुख कोण कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए और सी आपस में होंगे और फिर इसी तरह से ये डी और बी आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे, ऑपोजिट एंगल होंगे। लेकिन मैं फिर बताता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो। जैसे ऑपोजिट साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। लिख लो ये चीजें, क्योंकि बच्चा कई बार समझता नहीं है, वो समझता है कि हमेशा ये इक्वल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रिलेटरल में, हर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो। मैंने क्या लिखा, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब बिना कोई अपनी मर्जी से हम ये नहीं कह सकते कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है या बी और डी क्या है, इक्वल है। सिमिलरली ऑपोजिट साइड के लिए भी लिख लो यही चीज, सिमिलरली ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। देखो ये जो है ना, आप ये मान लो ऑपोजिट से, ये 6th क्लास से लेके और 9th क्लास तक की जितनी भी 4 सालों की बातें हैं ना, मैं आज आपको सारी एक साथ बता रहा हूँ। आप सोचो अगर आपने पहले छोटी क्लासों में मैथ को अच्छे से पढ़ा होता तो ये चीज़ें आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं जितने भी टर्म्स, जितने भी फॉर्मूले, कोई थ्योरम है, कोई भी प्रॉपर्टी है इस चैप्टर में यूज होगी ना, वो मैं सारी की सारी आपको बता दूंगा। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैं खुद आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। ऑपोजिट एंगल का मतलब समझ गए। अब बच्चे के दिमाग में एक चीज और डाउट आती है कि सर क्या इनको और इनको ऑपोजिट बोलते हैं क्या? मैं कहता हूँ नहीं बोलते इनको, ठीक है। फिर इनको क्या बोलेंगे, इनके भी नाम होते हैं। अच्छा, कितने पेयर होते हैं इनके? 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल। आपसे कोई पूछे कि ऑपोजिट एंगल्स के कितने पेयर होते हैं, आप बोल देना 2। ऑपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं? 2, ठीक है। फिर ये कौन से एंगल होते हैं? बी और सी। इनका भी तो कोई नाम होता होगा, तो लिख लो। अब 4th पॉइंट और लिख लो इसमें, इसी में ऐड कर दो 4th पॉइंट को। क्या नाम आप ऐड कर दो? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का नाम होता है संलग्न। एंगल को बोलते हैं कौन? संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो लिखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, डायग्राम बना देता हूं मैं। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उस हर क्वेश्चन का ज्योमेट्री के अंदर जवाब है कि इसको क्या बोलते हैं, उनका नाम होता है कुछ ना कुछ। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? देखो, ऑपोजिट तो कौन से हुए? ए के सामने सी और बी के सामने कौन सा? डी। तो ये ए और ये डी, ये क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो लिखो 4th पॉइंट में एडजेसेंट एंगल्स। इनके टोटल कितने पेयर होते हैं बताओ? 4 पेयर होते हैं। जैसे एडजेसेंट साइड के कितने पेयर होते हैं? 4 होते हैं ना। वैसे ही एडजेसेंट एंगल के भी 4 होते हैं, यानी कि एडजेसेंट के 4 होते हैं, ऑपोजिट के 2 होते हैं, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो, ठीक है। 4 पेयर कौन कौन से होंगे? एंगल ए एंड एंगल डी, ए और डी, फिर डी और सी, एंगल डी एंड एंगल सी, फिर सी और बी, एंगल सी एंड एंगल बी, और फिर बी के साथ कौन बनाएगा पेयर? ए, एंगल बी एंड एंगल ए। इनकी पहचान क्या होती है बताओ? इनकी पहचान होती है कि ये दोनों एक ही साइड के ऊपर बने होते हैं। जैसे ए बी साइड है, ए बी साइड के ऊपर जो दोनों एंगल बने हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। पहचान क्या होती है?
एडजेसेंट एंगल्स एक ही साइड पर बने होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन बता दी एडजेसेंट एंगल की, ये दोनों एक ही साइड पे बने हैं। एडी साइड पे कौन से दो एंगल बने हैं, एंगल डी और एंगल ए, इनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल हो गया, मैंने चारों चीजें आपको बता दी, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, और कितने कितने पेयर होते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं या इन दोनों का सम 180 होता है। आप ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा ना, बस वही आपको अपने दिमाग में रखनी है। जो मैं नहीं बता रहा उसको अपने आप से अज्यूम नहीं करना। मैंने कहीं ये नहीं बताया आपको कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों का, ठीक है। सम क्या होता है, क्या होता है सम, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। क्यों, ऐसी कोई थ्योरम नहीं होती कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम बताएं कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 360 होता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। हाँ, जिसमें होगा, किसमें किसमें 180 होगा ये एंगल का सम, वो आगे आने वाले चैप्टर के अंदर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बिना बताए आपको खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि इक्वल होते हैं या इनका सम 180 होता है या इनका सम 90 होता है, ऐसा आपको खुद से कुछ नहीं मानना, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका, ये चीजें आपकी क्या होगी बच्चों, अभी तक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक चीजें, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होती है, मैंने सब कुछ बता दी। अब आता है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मेनली 5 तरह की होती है। एक और होता है क्वाड्रिलेटरल में इंपॉर्टेंट टाइप, काइट, लेकिन काइट आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। 10th क्लास में हमारे ये 5 चीजें हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। इनका हिंदी वर्जन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले वर्ड्स को भी लिख लो, हिंदी वाले वर्ड्स को भी लिख लो। सिर्फ मैथ में तो हिंदी और इंग्लिश का इतना ही डिफरेंस होता है कि आप ये सीख लो कि एक टर्म को इंग्लिश में अगर स्क्वायर बोलते हैं, उसी को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। इसके अलावा बस बाकी कोई नई चीज होती नहीं है, ठीक है। तो ये 5 क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इनमें क्या क्या खास बातें होती है, यानी कि स्क्वायर में कुछ खास बातें होती है, रेक्टेंगल में अपनी कुछ खास बातें होती है, रोम्बस में होती है, पैरेललोग्राम में होती है, ट्रेपेजियम में होती है, ठीक है। इन पांचों में से इन चारों का एक ग्रुप होता है और इन चारों ये अकेला होता है, यानी कि ट्रेपेजियम आप ये मान लो ये अकेला है, ये क्या है, अकेला, और ये एक ही ग्रुप के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये चारों, all these 4 quadrilaterals belong to the same ग्रुप। ये क्या होते हैं बच्चों, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मैं एक स्लाइड और लेने की कोशिश करता हूं, फिर आपको समझाता हूं मैं। ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले आया दुनिया में पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या पैदा हुआ, आप ये मान लो पैरेललोग्राम आया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि ये चीज अगर आप इस तरह से समझोगे ना, तो ये पांचों क्वाड्रिलेटरल को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए मैं पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में बता रहा हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है। आप ये मान लो सबसे पहले दुनिया में, ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले दुनिया में पैरेललोग्राम आया। दुनिया का मतलब आप ये मान लो मैथमेटिक्स की दुनिया में, ज्योमेट्री की दुनिया में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल कौन आया, पैरेललोग्राम आया। पैरेललोग्राम के बाद ही नंबर आया किसका, कभी स्क्वायर आ गया, कभी रेक्टेंगल आ गया, कभी ट्रेपेजियम आ गया, कभी रोम्बस आ गया। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, पैरेलल लाइन का सिंबल बना के ऊपर जीएम लिख देना। इसी को हम क्या पढ़ेंगे आज के बाद, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या क्या खास बातें होती है अब हम वो सीखेंगे। देखो, ये ऐसी शेप बना लो आप अपनी नोटबुक में। ये क्या होती है, एक पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी खास बात बताता हूं आपको। ये देखो, एक ऑपोजिट साइड बताओ आप मेरे को कौन कौन सी होती है इसमें। ये ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, इनमें क्या होती है, ये जो दोनों के दोनों पेयर होते हैं ना ऑपोजिट साइड के, बोथ
both pairs of opposite sides are parallel। यानी कि मैं कहता हूं ए बी, ओ सॉरी इक्वल नहीं कह सकता मैं, पैरेलल कह रहा हूं मैं, इक्वल नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा बच्चों, पैरेलल कहूंगा। ए बी पैरेलल है डीसी के एंड ए डी पैरेलल है बीसी के। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये एक सिंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो उस हर क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं क्या कहूं, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ए बी सी डी इट्स ए पैरेललोग्राम। बस एक ये सिंगल लाइन आप याद रख लो कि पैरेललोग्राम आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कब कह सकते हो, कब कह सकते हो बताओ, अगर ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर आपस में पैरेलल हो। देखो ये ए डी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल हो नहीं सकती, पैरेलल तो वो होता है ना जो कभी ना मिले, ये तो आपस में मिल रही है यहाँ पे आके। ठीक है, तो पैरेलल कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली साइड हो सकती है और ये वाली साइड हो सकती है, लेकिन हर एक क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता ऐसा। मान लो मैं ऐसी शेप बना दूं तो बताना, ये तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है पैरेलल हो, लेकिन क्या ये पैरेलल हो सकती है, ये तो देखो जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे इनको तो ये आपस में जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती, लेकिन जिस क्वाड्रिलेटरल में हो गई तो उसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम बोल देंगे। समझ आ गया। पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी, अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम कहलाएगी। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का मतलब है पैरेललोग्राम में क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या विशेष बातें होती है। ये किसी भी पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, हर एक पैरेललोग्राम में ये खास बात आपको जरूर मिलेगी। क्या क्या खास बातें होती है, अब आप लिख लो एक एक चीज। इसकी ऑपोजिट साइड हमेशा ही क्या मिलेगी आपको, इक्वल मिलेगी। पैरेलल की बात नहीं कर रहा, पैरेलल तो मैंने बता ही दिया कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो होनी चाहिए, उसके बिना तो पैरेललोग्राम ही नहीं होगी। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो क्या प्रॉपर्टी है, हमेशा ऑपोजिट साइड्स क्या होगी बच्चों, इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है, इक्वल। यानी कि मैं कह सकता हूं ए बी इक्वल होगा डी सी के और ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी के, क्योंकि यही तो अपोजिट साइड होती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसमें, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब आप मेरे को ये बता दो अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, ये एंगल और ये एंगल, एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, इक्वल। ऐसे ही बी और डी, यानी कि ये और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ गए, ए और सी इक्वल होते हैं, बी और डी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 3, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसको हिंदी में लिख लो, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। अभी इसका मतलब समझाऊंगा मैं, समद्विभाजित करते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब होता है, देखो आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम में आप ये बताओ डायगोनल कौन से होते हैं, ये होते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाले, है ना। ये ए से लेके सी क्या कहलाता है, डायगोनल। ऐसे ही बी से लेके डी, ये जो बी डी है ये क्या कहलाता है, डायगोनल। ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये पॉइंट मान लो ओ है, ये पॉइंट बच्चों क्या है, ओ है। तो मैं ये कहता हूँ जितनी ए ओ होगी ना, ए से लेके ओ, उतनी ही ओ से लेके सी होगी। लिख भी देता हूँ मैं, मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी क्या है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। क्या है, ए से लेके ओ और ओ से लेके सी दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान से सुनना। इसी तरह से ये बी से लेके ओ और डी से लेके ओ, ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों 3 है तो ये भी दोनों 3 हो गए, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है ये 4 हो और ये भी क्या हो, 4 हो। यानी कि
P से लेके O और O से लेके D, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो बाइसेक्ट का मतलब समझ गए कि AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD। लेकिन मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं फोर्थ इसी पॉइंट में, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि AC इक्वल टू BD भी हो, यानी कि दोनों डायगोनल का आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं है। दोनों डायगोनल्स का आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं है। आगे मैं सब कुछ बताऊंगा कि कब डायगोनल इक्वल होते हैं और कब नहीं होते। यहाँ तो मैं होना जरूर ये बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने क्या क्या बातें बताई पैरेललोग्राम में। ओपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, इक्वल। ओपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल। दोनों डायगोनल्स हमेशा क्या करेंगे, आपस में बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा ही बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी और लिख लो इसकी। अब प्रॉपर्टी नंबर लिखो इसकी फोर्थ। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, एडजेसेंट, मैंने आपको सारी चीजें इसलिए पहले बताई थी कि अब आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में डाउट ना हो। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जो आपके संलग्न कोण होते हैं, संलग्न कोण संपूरक होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। आगे इसी स्लाइड के अंदर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल के अंदर डेफिनेशन भी बताऊंगा। अभी के लिए आपको पता होगा वैसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। जैसे मैंने ये पैरेललोग्राम बनाई थी पिछले पेज पे, ये पैरेललोग्राम ABCD। तो एडजेसेंट एंगल इसमें कौन से हुए, एडजेसेंट मैंने अभी बताया था ना, जो एक ही साइड के ऊपर बने होते हैं। जैसे ये और ये AB के ऊपर बना हुआ है, इन दोनों का सम एंगल A प्लस एंगल B पता है कितना होएगा, 180 होगा। इसी तरह से B और C, एंगल B और एंगल C ये भी कितना होगा, 180। ऐसे ही C और एंगल D ये भी कितना होगा, 180। ऐसे ही D प्लस एंगल A ये भी कितना होगा आपका, 180। इनका सम कितना होता है, 180। लेकिन एक बच्चा पूछेगा सर ये बता दो, इन दोनों का सम तो 180 होता है, आपने बोल दिया, लेकिन क्या ये दोनों 90-90 के होते हैं। मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये बताया है कि सम 180 होता है, मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं कहा कि दोनों 90-90 के होने जरूरी है। आप दो दोस्त हो, आपके पास मिला के दोनों के पास 180 रुपीज़ है, तो क्या इसका मतलब ये समझूं मैं कि दोनों के पास 90-90 है? नहीं, ऐसा हो सकता है एक के पास 180 हो, एक के पास हो ही ना कुछ भी। एक के पास हो सकता है 100 हो, एक के पास क्या हो, 80 हो। यानी कि प्रॉपर्टी मैथ में जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, बस उतना ही याद रखना है, उससे आगे अपनी तरफ से कोई भी चीज आप अज्यूम नहीं कर सकते। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एंगल A प्लस एंगल B 180 है तो A और B दोनों ही 90-90 के होंगे। समझ के मैं लिख रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एंगल A कितना हो जाए आपका, 100 डिग्री हो जाए, और एंगल B कितना होगा आपका, 80 डिग्री हो जाए। हाँ, ये पक्का है कि दोनों का सम 180 ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की सबसे जरूरी 4 प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होगी, ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करेंगे, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा ही क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ये स्क्वायर, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। बहुत छोटी क्लासों से बच्चे को सिखा दिया जाता है, 3rd-4th क्लास से मैथमेटिक्स में, कि स्क्वायर क्या होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे उसका यूज हम करते हैं, वो हम आज जाके सीखेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी पैरेललोग्राम के बारे में बताया ना लास्ट पेज पे, पैरेललोग्राम, इसमें आप खास बातें लिख लो। अब हम जो स्क्वायर सीखेंगे, जो रेक्टेंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम को छोड़ दो। मैंने क्या कहा था, ट्रेपेजियम अलग है, ट्रेपेजियम अकेला है, और ये बाकी 4 चीजें रहेगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ये चारों किसकी है, एक ही फैमिली के मेंबर है।
मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा कौन है पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन आया था दुनिया में, ज्योमेट्री की दुनिया में पैरेललोग्राम आया, तो ये क्या होगा सबसे बड़ा। ये उसी के बच्चे हैं, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी। ठीक है, आप ये मान लो अगर ये तीनों इसके बच्चे हैं पैरेललोग्राम के, तो जो खास बातें पैरेललोग्राम में होती है, क्या वही सारी खास बातें इन स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के अंदर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल होनी चाहिए। आप है ना ऐसा समझ लो, आपके पेरेंट्स वो क्या है पैरेललोग्राम, और आप क्या हो, आप मान लो 3 भाई बहन हो, आप क्या हो, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक क्या है रोम्बस। और सबको पता है कि पेरेंट्स को हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आज के ज़माने में पेरेंट्स को नॉलेज कम है और बच्चों को नॉलेज क्या है ज़्यादा। वो एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, आप ये मान लो एडवांस जनरेशन है वो। तो पेरेंट्स को जितनी नॉलेज है ना, यानी कि पेरेंट्स के अंदर जो जो खास बातें हैं, वो सारी खास बातें, वो सारी नॉलेज बच्चों को तो होगी ही होगी, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। बल्कि बच्चों के अंदर उससे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको हम विशेष, उनकी और विशेष बातों का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि मैं ये कहता हूँ ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये रोम्बस, ये तीनों की तीनों पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करे ही करेगी। हम ये बोलेंगे स्क्वायर, SQU लगा देना, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये तीनों की तीनों यानी कि बच्चे, तीनों का मतलब समझ लेना आज के बाद क्या, ये बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, पैरेललोग्राम के। ऑल दीज आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स, ये तीनों भी पैरेललोग्राम तो है ही है। पैरेललोग्राम की मैंने एक ही डेफिनेशन बताई, क्या? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाए और ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। बस एक ही चीज होती है पैरेललोग्राम में। और स्क्वायर के अंदर होता है ऐसा, ये दो साइड पैरेलल होती है, ये दो साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं। तो यानी कि ये तीनों भी क्या होती है, पैरेललोग्राम तो होती ही होती है। ठीक है, बस आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब स्क्वायर के अंदर और क्या खास बातें होती है, देखो सबको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं इसके, इक्वल। देखो मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल इक्वल हो, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन स्क्वायर में जरूरी है दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AC और BD की लेंथ क्या होती है, इक्वल। और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, और कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। आगे वाले पेज पे देखो मैं आपको शो करता हूँ, ये डायगोनल है दोनों, ये बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि A से लेके O, ये O पॉइंट है। ठीक है, A से लेके O और O से लेके C इक्वल है, P से लेके O और O से लेके D इक्वल है। और ये चारों एंगल जो है ना, ये वाले छोटे वाले, ये भी कितने होंगे, 90 डिग्री के। क्योंकि मैंने क्या कहा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है मैं ये समझा रहा हूँ आपको। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी समझ गए। और खास बात क्या होती है, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, यानी कि हर एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम तो कह ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये मान लो ये स्क्वायर किसका बच्चा है, पैरेललोग्राम का बच्चा है। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है ना, तो आप बिल्ली के बच्चे को बिल्ली तो कह ही सकते हो ना, कुत्ते के बच्चे को कुत्ता तो कह ही सकते हो। ऐसे ही पैरेललोग्राम के बच्चे को आप पैरेललोग्राम तो कह ही सकते हो, लेकिन उसका एक खास नाम है, क्या, स्क्वायर। जैसे इंसान के बच्चे को हम इंसान तो कहते ही हैं, लेकिन हर इंसान का एक खास नाम होता है, उसको उसके नाम से बुलाते हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि अगर हम उसको इंसान कह देंगे तो वो गलत है। इंसान तो है ही, ये पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन ये कहता है मेरे को पैरेललोग्राम मत बुलाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खुद का एक नाम है, क्या, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पैरेललोग्राम से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए मेरे को क्या कहो, आज के बाद आप स्क्वायर कहो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। बस ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब क्या होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, देखो ओपोजिट, इसकी आपको पता है कि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसकी ओपोजिट साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ कौन सी साइड, ओपोजिट। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। और डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते। जैसे
स्क्वायर में कितने डिग्री पे करते थे, 90 पे, यानी कि स्क्वायर के अंदर ये वाला एंगल कितना डिग्री का होता था, 90 का। यहाँ पे 90 का नहीं होता, ठीक है। अब एक दो पेज के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे याद रहेगा कि कब एंगल ये 90 डिग्री का होता है और कब 90 डिग्री का नहीं होता, कब ये डायगोनल इक्वल होते हैं और कब नहीं होते, मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये तो प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी होगी रेक्टेंगल की। अब रोम्बस आती है। रोम्बस क्या होता है, मैंने लिख दिया, स्क्वायर को टेढ़ा कर दो। यानी कि आपने मान लो 4 माचिस की तिलियां आपके पास है ना, मैच स्टिक है आपके पास 4, और आपने उनसे एक स्क्वायर बना रखा था। आपका छोटा भाई आया और उसने क्या कर दिया, इनको ना सभी को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कर दिया, लेकिन लेंथ चेंज नहीं करी, यानी कि तिलियों को तोड़ा नहीं उसने, बस टेढ़ा कर दिया। वो क्या बन गई, रोम्बस बन गई, ठीक है। वो क्या बन जाएगी, रोम्बस। आप बताओ, रोम्बस की भी तो चारों साइड तो इक्वल होगी ना, क्योंकि मैच स्टिक पहले भी इक्वल थी, अब भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि सिर्फ टेढ़ा किया गया, उनको तोड़ा नहीं गया, ठीक है। चारों साइड इक्वल होती है। अच्छा, जैसे ही आप टेढ़ा कर दोगे ना, तो क्या ये एंगल 90 का रहेगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना। 90 से क्या हो जाएगा, हो सकता है ये छोटा हो जाए। तो नो एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का नहीं होता। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। डायगोनल इक्वल नहीं होते, आप खुद देख लो। अगर आप किसी शेप को टेढ़ा कर दोगे, ये डायगोनल ए से लेके सी, देखना मैं कितना लंबा डायगोनल बना रहा हूँ ये, और बी से लेके डी आप खुद बता दोगे कि ये इक्वल नहीं है। देखना बी से लेके डी इतना छोटा सा है, यानी कि बी डी बनाने में आपको कितना कम टाइम लगा और ए सी बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगा था। तो क्या ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ए सी और बी डी इक्वल है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो किसी शेप को आप टेढ़ा कर दोगे ना, तो डायगोनल उसके क्या हो जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं। एक बड़ा होता जाएगा, जैसे मान लो ये है, आप इसको और टेढ़ा कर दोगे, आप इसी फिगर को अगर और टेढ़ा कर दोगे, तो ये डायगोनल और छोटे बड़े हो जाएंगे। अब ये डायगोनल कितना हो गया, देखो और बड़ा हो गया, और ये क्या हो गया, देखो छोटा हो गया, है ना, क्लियर ही दिख रहा है, छोटे बड़े। और आप टेढ़ा कर दोगे ना इसको, जितना ज्यादा टेढ़ा करते जाओगे ना, दोनों डायगोनल के अंदर डिफरेंस उतना ही ज्यादा आपका बढ़ता जाएगा। अब आप देखो, ये डायगोनल और लंबा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप फिगर को टेढ़ा कर दोगे, तो डायगोनल इक्वल नहीं रहेंगे उसके। अच्छा, फिर ये चौथी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं किस डिग्री पे, 90 पे। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये रोम्बस, ये स्क्वायर, ये आपका क्या रेक्टेंगल, ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेललोग्राम तो है ही। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के बच्चे हैं, और पैरेललोग्राम के बच्चों को पैरेललोग्राम तो हम बोल ही सकते हैं। और पैरेललोग्राम की एक विशेष बात मैंने आपको बताई थी, क्या, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इन तीनों फिगर में भी डायगोनल बाइसेक्ट तो 100% करें ही करेंगे, ठीक है। बस कई बार वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90, और कई बार नहीं होगा। ये किस किस में 90 होगा, मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा। ये 90 तब होगा जब चारों साइड इक्वल होगी, जैसे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो ये एंगल 90 का बनेगा। पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, तो ये एंगल 90 का नहीं बनेगा, ठीक है। बस ये तरीका याद रखने का आसान है। ये आपकी क्या होगी, रोम्बस होगी। अब देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आपको बता ही चुका हूँ, रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दो। रेक्टेंगल आपने बनाया हुआ था ऐसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, एक बच्चा आया और इसको क्या कर दिया, इसने टेढ़ा कर दिया, ऐसे बना दिया इसको टेढ़ा करके, तो ये क्या बन जाएगी बताओ, आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी। अच्छा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो इक्वल होती थी, तो इसमें भी तो अपोजिट साइड इक्वल रहेगी, मैच स्टिक को तोड़ा थोड़ा ही है, अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल। कोई भी एंगल 90 का नहीं रहेगा, क्यों, मैंने अभी बताया था ना, जब फिगर को टेढ़ा कर देंगे, आप लिख लो, जब फिगर को टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा, है ना, वो 90 डिग्री का रहेगा ही नहीं, वो टेढ़ा हो जाएगा। ये 90 का नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, मैंने कहा था अगर फिगर को आप टेढ़ा कर दोगे तो डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे। देख लो, आप खुद ही देख लो, ये डायगोनल कितना बड़ा है और ये डायगोनल कितना छोटा है ना। तो ये डायगोनल आपका छोटा है और एक क्या है, बड़ा है, इक्वल नहीं है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो बताया था कि कोई भी पैरेललोग्राम हो उसके डायगोनल तो बाइसेक्ट हमेशा करेंगे, क्योंकि लिख लो आप, क्योंकि सभी पैरेललोग्राम के, सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स
बाइसेक्ट करते हैं। हमने शुरू में ही सीखी थी है ना कि सबसे पहले दुनिया में कौन आया, पैरेललोग्राम, और उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करेंगे, इसमें कोई विशेष बात है नहीं क्योंकि ये हम पहले सारी चीजें सीख चुके हैं। ये प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम की। अब लास्ट आता है क्या, ट्रेपेजियम। और ये ट्रेपेजियम क्या होता है, आप ये मान लो ये अकेला है, यानी कि बाकी चारों क्वाड्रिलेटरल तो क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है। पैरेललोग्राम उन सब का मान लो फादर है और बाकी तीनों क्या है, उसके बच्चे हैं। लेकिन ट्रेपेजियम क्या है, अलग है, ये ना इनका फादर ना इनके बच्चे, अलग है ये बिल्कुल। इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर, मान लो ये वाला पेयर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्या हो जाए बच्चों, पैरेलल हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम बोल देंगे। ठीक है, देखो कोई नई चीज नहीं है, ट्रेपेजियम 8th क्लास की मैथमेटिक्स में आ जाता है। वहां पे आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना भी सिखाया जाता है, पैरेलल साइड की लेंथ भी निकालनी सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूज होएगा इसका बहुत ज्यादा, तो हम आराम से सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, यानी कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो ए बी साइड है ये पैरेलल है डीसी के, और पैरेलल का सिंबल क्या होता है ये। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये पैरेलल होती है। और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता, ये वाला पेयर है ना, कई आप समझ रहे हो कि सर ये मिल तो नहीं रही, मिलने का मतलब ये होता है जब भी इसको हम आगे बढ़ाएंगे तब मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसको देख लो आप खुद ही, अगर इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या होएगी, मीट कर जाएगी ना। लेकिन इसको कितनी भी आप आगे बढ़ाओगे और इसको कितनी भी आगे बढ़ाओगे ये कहीं जाके मीट नहीं करेगी। ठीक है, ये सीधी बढ़ती जाएगी, ये अपनी दिशा में बढ़ती रहेगी, लेकिन मिलेगी नहीं आपस में। तो एक पेयर क्या होता है, ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है, बस एक ही प्रॉपर्टी होती है इसकी, दूसरी कोई प्रॉपर्टी आपको यूज नहीं करनी। तो ट्रेपेजियम क्या है, अपने आप में अलग है, और बाकी चारों शेप्स क्या है, अपने आप में इकट्ठा है, पेयर है, वो सब क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डायगोनल इक्वल कब होते हैं। मैंने क्या बताया, देखो डायगोनल इक्वल कब नहीं होते, एक बच्चे ने स्क्वायर बना रखा था, आपने एक स्क्वायर बना रखा था और आपका छोटा भाई आके और उसको टेढ़ा कर देता है। तो टेढ़ा कर देंगे तो एक तो एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, और एक डायगोनल क्या हो जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे। आप कहोगे डायगोनल इक्वल तभी होते हैं जब एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधी फिगर है ना, क्या होती है, बिल्कुल सीधी फिगर होती है, ये होती है। और सीधी कौन कौन सी होती है, एक स्क्वायर होती है और एक क्या होती है, रेक्टेंगल। क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के आप बचपन से सीखते आ रहे हो, किसमें होते हैं, एक तो स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में। तो इनके डायगोनल भी आपको क्या मिलेंगे, हमेशा बिल्कुल इक्वल मिलेंगे। ठीक है, हो गया। डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब वो, जैसे ये मैं परपेंडिकुलर का मतलब एक बार और समझा देता हूँ आपको। डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, इसका क्या मतलब है, देखो ये दो डायगोनल्स है, आपको सबको पता है। ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये जो एंगल बनेगा ना ये 90 का बनना चाहिए। ये कब बनेगा पता है, ये कब बनेगा, जब चारों की चारों साइड इक्वल होगी। चारों साइड क्या होगी, इक्वल। और चारों साइड इक्वल किसकी होती है, या तो स्क्वायर की और या फिर रोम्बस की होती है ना, चारों साइड इनकी इक्वल। तो 90 डिग्री पे कब इंटरसेक्ट करेंगे आपके डायगोनल, बताओ आप मेरे को, जब चारों साइड इक्वल होगी, चारों एंगल 90 के होंगे, तब डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट कब करते हैं, आप कह देना सारे केसेस में बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। बाइसेक्ट तो हमेशा ही करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं इसका भी मतलब समझा देता हूँ आपको। बाइसेक्ट का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का मतलब तो ये एंगल 90 का, बाइसेक्ट का मतलब होता है ए बी सी डी और ये पॉइंट है ओ। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के, एंड जो बी ओ है वो किसके बराबर होगा, ओ डी के। तो ये चीजें भी आप लिख लेना, ठीक है। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है। और ये 90, ये एंगल कितना होगा इसमें, 190, सारे ही 90 होंगे, 190 हो गया तो 2 भी 90 होगा, और फिर ये 3b और फिर ये 4b, 3b 90 होगा और 4b क्या होगा, 90। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखने में आसानी होगी। फिगर बिल्कुल सीधी, इसका मतलब एंगल 90 के, एंगल 90 के होंगे तो जो दोनों डायगोनल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कब मिलेंगे, जब सारी साइड्स इक्वल हो। और बाइसेक्ट कब करेंगे, आप कह देना सारे ही केसेस में बाइसेक्ट करते हैं,
पैरेललोग्राम में भी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। क्या ट्रेपेजियम में करेंगे? नहीं, क्योंकि ट्रेपेजियम को हम पढ़ ही नहीं रहे इसके साथ, वो तो बिल्कुल अलग है। उसकी तो एक ही प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाला ये एक पेयर अगर क्या हो जाए आपका बच्चों, पैरेलल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी होगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ट्रेपेजियम क्या होता है आपका, सबसे डिफरेंट होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक मिनट, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। ट्रायंगल्स के हमने क्या पढ़ लिए? टाइप्स पढ़ लिए, कितने टाइप की ट्रायंगल होती है। फिर इससे रिलेटेड हमने टर्म्स पढ़ी। टर्म्स के अंदर मैंने आपको बताया मीडियंस क्या होती है इसकी, ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं इसके, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में हमने इसकी क्या पढ़ी? टाइप्स पढ़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी हमने क्या पढ़ी? प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या पढ़ी बच्चों? प्रॉपर्टीज। और क्वाड्रिलेटरल मेनली दो ही टाइप की होती है, एक तो पैरेललोग्राम होती है, ये मैं सारी समरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक पैरेललोग्राम होती है और एक क्या होती है? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम अलग होती है, ट्रेपेजियम अलग फैमिली से बिलोंग करती है। और पैरेललोग्राम के अंदर जो स्क्वायर आता है, जो रेक्टेंगल आता है और जो रोम्बस आता है, ये क्या है बताओ? ये तीनों पैरेललोग्राम के ही बच्चे हैं, है ना। और ये ट्रेपेजियम, ये क्या है? ये अलग फैमिली का मेंबर है। ये इस फैमिली से कोई इसका ताल्लुकात नहीं है, ये अलग फैमिली का मेंबर है। और आपको मैंने ये भी समझाया था कि बिल्ली के बच्चे को बिल्ली बोल सकते हैं, कुत्ते के बच्चे को कुत्ता बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम के अगर ये बच्चे हैं तो इनको भी क्या बोल सकते हैं? हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और बच्चे किससे बिलोंग करते हैं? एडवांस जनरेशन से, यानी कि उसमें अपने पेरेंट्स के तो सारे गुण होंगे ही होंगे, साथ में कुछ अलग उनके अंदर भी खास बातें होगी। ऐसे ही स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, साथ में इसकी कुछ खास बातें होती है। जैसे पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर तो उससे भी एडवांस निकला। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड तो है ही है, ऑपोजिट का मतलब ये दोनों और ये दोनों, लेकिन स्क्वायर में तो चारों ही इक्वल होती है ना। चारों ही क्या होती है? इक्वल। ऐसे ही इसमें पैरेललोग्राम में तो ये दो अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, लेकिन स्क्वायर में तो चारों ही एंगल 90-90 के होते हैं। तो इसमें अपोजिट तो इक्वल है ही है, बल्कि चारों ही 90-90 के हो गए। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ इनमें कुछ और खास बातें होती हैं। तो ये आपका था ज्योमेट्री का आपका पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सारी पैरेलल लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे उनको हम यूज करते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ पहले दो लेक्चर आप अच्छे से देख लेना इस चैप्टर के, उसके बाद आपको चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने में 50% आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहले दो लेक्चर को जो बच्चा स्किप करेगा, आप ये मानना चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, और जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज या बिलो एवरेज है ना, उनमें जो 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे वो इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड आएंगे। तो आप ये समझ के चलना पहले 2-3 लेक्चर से आपके में छोटे क्वेश्चन तो एटलीस्ट सोल्व हो ही हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगा के समझना है, और एक एक पॉइंट को, जो चीज़ें मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लिखी हुई है पेजेस पे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नोटबुक में नोट करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।